हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू आशुतोष कोचिंग सेंटर। आज हम लोग इस देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। ये चैप्टर्स हैं। देखो, पहली बात ये जानो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्यों है। देखो, धरती पर जितनी भी जो जीव होते हैं ना, जितनी भी जो जीव पाए जाने वाले जीव होते हैं, उसको अलग अलग कैटेगराइज करना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि एक जीव को अलग अलग कैसे बांटा गया। जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि हिंदू को अलग कर देते हैं, मुस्लिम को अलग कर देते हैं। तो उसी तरीके से कुछ साइंस में भी होता क्या है कि लोगों के अलग अलग गुणों को देख के हम उसे अलग अलग ग्रुप दे देते हैं। जिसका ग्रुप देना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, मतलब बायो मतलब लिविंग है, ये लॉजिकल का स्टडी, तो मतलब कि लिविंग का स्टडी। बट कब, जब उसको अलग अलग क्लासीफाई कर दे। मतलब कि एक जीवो को तुम सेपरेट कर दो, फिर उसके बाद तुम उसको स्टडी करो, वही कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग को मोस्टली पढ़ना है, देखो यहाँ पे किंगडम मोनिडा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। हाँ, याद रखना। इसमें मोस्टली पढ़ना लोग किंगडम मोनिडा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और किंगडम एनिमेलिया के बारे में, और लास्ट हमारा वायरस, वीरोइड्स और लाइकेंस। देखो, याद रहे, अगर इसे स्टार्ट करने से पहले एक बात जानो। ये बात है करीब since the dawn of civilization there have been many attempts to classify the living organisms. It was done to the instinctively. देखो, बात ये बोल क्या रहा है, इट वॉज डाउन ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब काफ़ी लंबे मतलब कि जो सभ्यता से देखा जा रहा है कि देयर हैव बीन मैनी अटैम्प्ट टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है कि जीवों को अलग अलग मतलब कि क्लासीफाई करने का अलग अलग टेक्निक को अपनाया गया था। मतलब कि जो काफ़ी लंबे समय से जो लोग थे ना, वो किसी भी लिविंग चीज़ को अलग अलग क्लासीफाई करने की कोशिश किया करते थे। मतलब उसको अलग अलग ग्रुप करने का प्रयास करते थे, जिसमें क्या हुआ था, इट वाज डन एक्सक्लूसिवली नॉट क्राइटेरिया दैट द साइंटिफिक बट बॉर्निंग आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जैसे कि पहले के जो लोग थे वो ना, मतलब कि किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं अपनाते थे। उनका एक अपना एक कोई क्राइटेरिया भी नहीं था, ना कोई साइंटिफिक रूल था। बट वो बस उसके फूड को, शेल्टर को देख के ना, और क्लॉथ को देख के उसको डिस्टिंग्विश किया करते थे, ठीक है। हाँ, इसी को आप लोग ध्यान रखना, ओके। तो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट, एक क्या बोल रहा है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू मोर साइंटिफिक बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन। मतलब एरिस्टोटल जो थे ना, वो सबसे पहले उन्होंने मतलब कि किसी भी जीव को क्लासिफाई करना सिखाया था। मतलब याद रहे, दुनिया में सबसे पहले क्या होता, जो बात ऐसा है कि धरती पर जो जीवों की जो क्लासिफिकेशन करने के जो प्रयास है ना, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। बट इस चीज़ को रियल में जिस इंसान ने संभव करके दिखाया है, जिस इंसान ने पॉसिबल करके दिखलाया है, वो इंसान और कोई नहीं, एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ही पहले वो व्यक्ति है जिन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। अर्थात उन्होंने पहला क्लासिफिकेशन भी दिया था। उनका पहला जो क्लासिफिकेशन था वो उन्होंने किस बेस पे दिया था, तो ही यूज्ड टू द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई द प्लांट टू ट्रेस, श्रब्स, हर्ब्स। मतलब कि जो एरिस्टोटल थे ना, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए जो मतलब प्लांट्स थे उनको 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। एंड ही आल्सो डिवाइड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। और उन्होंने एनिमल को भी 2 ग्रुप में बांटा था, एक जिसमें रेड ब्लड होगा, एक जिसमें रेड ब्लड नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ जानो, देखो जो एरिस्टोटल थे ना, एरिस्टोटल मतलब कि एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। देखो, जब धरती पर लंबी सभ्यता से चलता हुआ आ रहा है, बहुत सारा नियम था। मतलब कि काफ़ी लंबे समय से लोग जो थे वो जीवों को अलग अलग बांटने का प्रयास तो कर रहे थे, बट उनसे बट नहीं पा रहा था। जिस कारण से वो उस चीज़ को बस बाहर उसको देख के कि उसमें क्या शेल्टर है, नहीं है, या उसके क्या क्या यूजेस है, या फिर उसके जो होते हैं ना, हाँ, उसके कपड़े को देख के या फिर उसके खाना को देख के उसको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता था। बट एरिस्टोटल जी थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था ना कि पहला क्लासिफिकेशन दिया, जिनमें उन्होंने क्या किया था, तो प्लांट जो थे ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, प्लांट जो
करीब 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें पहला पार्ट उनका था, हाँ सॉरी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, जिन्होंने पहला पार्ट किया था उन्होंने प्लांट को जो था लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें पहला पार्ट था हमारा ट्री, क्या था ट्रीज, और दूसरा पार्ट क्या था हमारा श्रब्स। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट था हाउस। ठीक है, इसी को आप लोग ध्यान रखें। एरिस्टोटल जी ने प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा था। ठीक है, इस तीनों चीज़ को आप ध्यान रखें। ओके, अब बात आता है आगे जाके देखा जाए तो आगे जाके ये जो पार्ट इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए तो अरिस्टोटल जी थे ना, अरिस्टोटल जी थे, उन्होंने एनिमल को भी आगे जाके 2 ग्रुप में बांटा था। ठीक है, इसमें एक था हमारा एनीमिया। ठीक है, और दूसरा क्या था एनीमिया। ठीक है, याद रखना एनीमिया क्या होता है, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो, मतलब सॉरी एब्सेंट हो, क्या हो एब्सेंट हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आरबीसी प्रेजेंट होगा प्लस एंटी, ये क्या है माइनस एंटी। इसमें क्या होगा कि आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा। तो तुम ध्यान रखना कि जो अरिस्टोटल ने ये 2 क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, हाँ इसको मोस्टली दिमाग रखना। पहला क्या था, उन्होंने दिया था प्लांट के बारे में, देखो ये दे रखा है ना, उन्होंने 2 आगे जाके उन्होंने क्या किया कि एनिमल को उन्होंने उनके आरबीसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया, और उनको हर्ब्स सर्ब्स में भी डिवाइड किया था प्लांट को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक बात नहीं आया था, अब बात आया था कि जो उनके बाद क्या हुआ कि अरिस्टोटल जी ने अपना योगदान तो दिया कि आने वाले समय में मतलब दुनिया में सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सही महत्व जो था वो किसने दिया था, तो अरिस्टोटल ने। उन्होंने बस अब एक बोलते नहीं आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करके प्लांट को 3 ग्रुप में बांटा था, प्लांट ये ट्रीज श्रब्स हर्ब्स, और एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा था, एनीमिया एनीमिया वो होते हैं जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनीमिया वो होते हैं जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि जो सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं आप, हाँ, इन लीनियस टाइम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वॉज डेवलप्ड एंड दैट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल। तो बाद में क्या हुआ ना कि प्लांट और एनिमल को मतलब कि जो थे मतलब बाद में क्या हुआ, कैर्लोस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, आगे जाके प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया। मतलब उन्होंने क्या किया ना कि 2 किंगडम दिया, वो कौन सा किंगडम था, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्लांटी एंड एनिमेलिया किसने दिया था, तो याद रखना कैर्लोस लीनियस ने। ठीक है, बट हुआ क्या कि दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड द फोटोसिंथेटिक एंड द नॉन फोटोसिंथेटिक। देखो बाद में क्या हुआ, कैर्लोस लीनियस आए और उन्होंने क्या किया ना कि धरती पे जितने भी जीव है उनको 2 पार्ट में बांट दिया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। बट एक बात आता है कि उन्होंने बांट तो दिया बट उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया था। जैसे कि उन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का सही यूज़ नहीं किया था, ना उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को देखा, ना उन्होंने फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को देखा। बस उन्होंने ऐसे ही इसी को क्लासिफिकेशन कर दिया, जिस कारण से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गलत माना जाता है। ठीक है, यानी कि कैर्लोस लीनियस का जो दिया गया स्टेटमेंट है वो गलत क्यों था, क्योंकि उन्होंने अदर कैरेक्टर को देखा ही नहीं। जैसे कि वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक में एल्गी आएगा, नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई आएगा, कोई दिक्कत। बट classification of organism into plantae and animalia was easily to done because it is easy to understand, but a large number of organisms not fall into either
कैरोलस लिनियस थे ना, उन्होंने जीवों को बड़े आसानी से दो ग्रुप में तो बांट दिया, प्लांटीन एंड एनिमेलिया। अब देखा जाए तो दो ग्रुप में बांटा है तो पढ़ने में तो आसानी ही होगी, तो पढ़ने में आसानी हो इसको देखते हुए ये ग्रुप ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे कैरेक्टर जो थे यूज़ नहीं हो पाए, जिस कारण से ये जो थे ना क्लासिफिकेशन से माना नहीं गया। ठीक है, तो याद रहे कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को छोड़ दिया गया था, जिस कारण से ये कैरेक्टर गलत माना जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इंडिकेट। बाद में ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन तक कुछ टाइम तक चला। बिसाइड ग्रॉस morphological need also felt for the down from the character like cell structure। बाद में क्या हुआ ना कि जीवों को जो थे उनके मतलब कि ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसके बाहर कैरेक्टर को देखते हुए और उसके अंदर के सेल के स्ट्रक्चर को देखते, सेल वॉल को देखते हुए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए और क्या बोलते हैं उसमें हैबिटाट को देखते हुए और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हुए इनका यूज़ करके एक क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। फिर बाद में क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। ठीक है ना, तो समय के बढ़ते बढ़ते नए नए क्लासिफिकेशन आए और बाद में क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म को देखते हुए उसमें बहुत सारे चेंजिंग भी लाए गए। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, मतलब कि नए नए क्लासिफिकेशन में नए नए चेंजिंग भी आए थे। यहाँ तो कोई दिक्कत। थ्रू द प्लांट एंड एनिमल हैव कांस्टेंट अंडर द डिफरेंट सिस्टम एंड अंडरटेकिंग व्हाट ग्रुप बी इंक्लूडेड इन दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड द नेचर ऑफ किंगडम हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड इजली बाय द डिफ्रेंशिएट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। फिर बाद में क्या हुआ ना कि जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने अलग अलग रूल्स को यूज़ करके अलग अलग ये टाइम पर क्या किया, बहुत सारे अलग अलग जीवों को क्लासीफाई किया। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। ओके, हाँ, इसमें कोई दिक्कत रहा बोलोगे तो मैं इसका ओवरव्यू करा दूंगा लास्ट में। ठीक है ना, पहले आगे देख लेते हैं। ये एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, काफ़ी लंबे समय से क्या हो रहा है ना, काफ़ी लंबे समय से एक क्लासिफिकेशन चलता आ रहा है जिसमें क्या हुआ कि लोगों को क्लासिफाई करने में दिक्कत हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें क्लासिफिकेशन करना बहुत पसंद था, तो उन्होंने आगे जाके जीवों को अपने ही अकॉर्डिंग उसके बाहरी खाना पीना देखकर या फिर शेल्टर देख के उसके अलग अलग कैरेक्टर को देखकर उन्होंने क्या किया, जीवों को डिवाइड करना शुरू कर दिया, जो कि सही नहीं माना जाएगा। लेकिन बाद में जो एक सही क्लासिफिकेशन करने का जो नियम है वो एरिस्टोटल जी ने दिया था। एरिस्टोटल जी जो थे एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने हम इसे जूलॉजिस्ट भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जूलॉजी का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया था। और जो एरिस्टोटल थे ना वो काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये धरती पर पहली बार क्लासिफिकेशन क्या होता है और एक असली क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं उनकी शुरुआत एरिस्टोटल जी ने ही की थी। और इन्होंने बस मतलब कि उसके बाहरी कैरेक्टर को देखते हुए प्लांट को 3 पार्ट में बांट दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल को 2 पार्ट में बांट दिया, एनीमिया, इनेमिया। एनीमिया क्या होता है जिसमें आरबीसी नहीं हो, इनेमिया क्या होता है जिसमें आरबी हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया, तो उनको गलत साबित करने के लिए बाद में आ गए कैरोलस लिनियस जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया का यूज़ करते हुए जीवों को अलग अलग कैटेगराइज किया। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया, मगर उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ की। जैसे उन्होंने क्या किया, जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में इंटरचेंज तो किया, मतलब अरेंज कर दिया, लेकिन सही से नहीं कर पाए थे। मतलब कि एक ही ग्रुप को उलट पुलट दिया था। मतलब कि कहते नहीं है एक सही तरीका होता है, उन्होंने ये नहीं बताया था कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक। उन्होंने बस ऐसे ही उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखते हुए जीवों को कैटेगराइज कर दिया, मतलब ग्रुपिंग दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बाद में क्या हुआ कि इस चीज़ को गलत करने के लिए बहुत सारे रूल्स को यूज़ किया गया। जैसे कि बाद में आने वाले समय में एक मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन है जिसको मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट,
सेल कैसे बना है, नहीं बना है, सेल के क्या क्या फंक्शन है, उसके बाहरी कैरेक्टर क्या है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, सारे कैरेक्टर को देखते हुए वो जीव कैसे उसका उत्पत्ति हुआ है, ये सबको देखते हुए हम लोग ने एक नया क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने इसमें भी क्या हुआ, बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट आए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और नए नए खोज करते गए, और आने वाले समय में वो जो खोज थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया और हमारे क्लासिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और जितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन होगा हमारे लिए आने वाले समय में जीवों को समझने में उतना ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम। जैसे कि पहले क्या किया गया, मोनेरा के सेल टाइप को देखा गया। देखो मोनेरा का सेल टाइप देखा गया, तो मोनेरा में जो सेल टाइप होते हैं ना, मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब कि मोनेरा को छोड़ के मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है, और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, और मोनेरा को हम लोग बैक्टीरियल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, बाद में देखा गया सेल वॉल के अकॉर्डिंग, तो जो मोनेरा का जो सेल वॉल था वो नॉन सेलुलोजिक था, यानी कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड का बना हुआ था, जबकि प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट था, और फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन साथ में काइटिन भी था, प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन एनिमेलिया में नहीं था। बाद में देखा गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा गया तो जो मोनेरा थे ना उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थे, ठीक है ना, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं थे। और प्रोटिस्टा में भी थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इन सारे में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते थे और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है। अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए तो मोनेरा में जो है मोस्टली जो होते हैं सेलुलर टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो जितने भी जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, मोनेरन्स जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, मतलब उन्होंने मतलब वो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव के ही बने दिखते हैं, उसके अलावा और कुछ दिखे नहीं है। प्रोटिस्टा भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी है और लूज टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, लूज टिश्यू मतलब कि आपका सॉफ्ट बॉडी टाइप का। ठीक है, और प्लांट जो होते हैं वो टिश्यू भी होते हैं और ऑर्गन भी होता है, बट एनिमल में सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन जीव क्या खाता है, कैसे खाता है। तो पहली बात, मोनेरियन जो होते हैं वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड भी रह सकते हैं, और वो सारा मतलब वो मैक्सिमम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है, केमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है। बट प्रोटिस्टा जो है वो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, और जो फंजाई है वो सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक है। ठीक है, अब और प्लांटी जो है वो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है, और एनिमल भी जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक है, होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट से आप लोग याद कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग रट ले तो ही भला होगा आपका। ठीक, हाँ बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आ रहा है हमारा आर्च विटेकर के बारे में। देखो आर्च विटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर को यूज़ किया, जैसे मैंने ऊपर बताया ही था। उन्होंने बाहर को सेल वॉल देखा, उसका न्यूक्लियस देखा उसके अंदर है कि नहीं है, उसका बॉडी कैसे बनता है ये देखा, क्या क्या खाता है, नहीं खाता है, कैसे खाता है, और प्लस में उसका सेल वॉल देखा और सेल भी देखा किस टाइप का सेल पाया जाता है। इसको देखते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का खोज किया गया था, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। और ये किसने दिया था, तो आर्च विटेकर ने कब दिया था, 1969 में। ओके, अब इसका मेन कैरेक्टेरिया क्या है, तो उन्होंने बहुत सारे सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को भी यूज़ करते हुए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद टेबल 2.1 में तुमने देखा ही था, गिव कंपैरेटिवली अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम, और इसमें अलग अलग कंपेरेटिवली बड़े अलग अलग अकाउंट, मतलब कि अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं, उसको अलग अलग फीचर को देखते हुए। ठीक है, फिर बाद में आया 3 डोमेन सिस्टम ऑल्सो हैव बीन प्रपोज्ड बाय द
by that kingdom Monera into two domains and living remaining eukaryotic kingdom into third domain and thereby the sixth classification। ठीक है ना। और एक बात याद रहे, बाद में क्या हुआ ना कि हाँ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या इसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि आगे जाके कुपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है ना, कुपलैंड या कार्लूस, ठीक है ना, उन्होंने दिया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें क्या किया गया, मोनेरा को आगे जाके दो पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यूकैरियोटिक किंगडम है उसको थर्ड डोमेन में रखा गया। मतलब उन मोनेरा को मतलब कि जो आगे जाके तीन किंगडम कौन कौन सा बना था, कौन कौन से तीन डोमेन थे। पहला था हमारा, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये तीन डोमेन कौन कौन से थे। इसमें पहला था आपका बैक्टीरिया, दूसरा था यूकैरियोटा, लास्ट था हमारा था प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। द इश्यू एंड द कंसिडरेशन क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या मतलब कि कमियां, मतलब क्या क्या इश्यू है, नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसिस एंड फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। पहले के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें क्या किया गया था, प्लांट में जितने भी होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, फंजाई होते हैं, मॉसेस होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, इन सबको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। जबकि देखा जाए इसमें कुछ मल्टीसेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ प्रोकैरियोटिक है, कुछ यूकैरियोटिक है, जिस सारे को मर्ज करके डाल दिया गया प्लांट किंगडम में, जो कि आगे जाके गलत माना गया। अब द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल kingdom was that all the organism include that had a characteristic, जबकि इन सब में एक अलग अलग काफ़ी कैरेक्टर पाए जाते हैं। एंड इट brought together prokaryotic bacteria and the blue green algae with the other group with which were eukaryotic. It is also used together unicellular organism and the multicellular organism, one say example Chlamydomonas, Spirogyra and the placed in the under the algae। बाद में क्या किया, इसमें जो था क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा को एल्गी में डाल दिया गया। एंड द क्लासिफिकेशन डिडंट डिफरेंशिएट हेट्रोट्रॉपिक दैट इज फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक दैट इज प्लांट एंड ऑलवेज दे शोड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वॉल कंपोजिशन दैट फंजाई में जो होता है वो काइटिन होता है, सेल वॉल, ठीक है ना, हाँ, और उसका सेल वॉल जो होता है वो वाइट ग्रीन प्लांट का होता है। ठीक है, हाँ, वाइट ग्रीन वॉल जो होता है वो काफ़ी वाइल्ड। द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, उसका जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी सेलुलोजिक होता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आगे बता। तो गाइस इसमें थोड़ा सा रफली कुछ मिस्टेक्स है, तो आप लोग अपने बुक को निकाल के देखें। मुझे तो ये बुक याद ही हो रखा है, तो मैं इस बुक को डायरेक्ट रीड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग NCERT खोल लें, आपको पेज नंबर 12 है। ठीक है, जबकि इसमें देखा गया तो मतलब कि जो लोग थे ना, मतलब कि क्या किया गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी गलतियाँ थी। जैसे कि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, प्लांटी जो है हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट में उसमें क्या किया गया, दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, इस कारण से ये गलत माना गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बाद में देखा गया तो when such a characteristic were considered, the fungi were placed in the separate kingdom fungi and all the prokaryotic organisms grouped into the together kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista, and the Protista has brought together Chlamydomonas, cholera, earlier algae within the plant, both having walls, and the Paramecium and amoeba, which are earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इन सबको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। जैसे कि देखो किंगडम प्रोटिस्टा जो थे उनके अंदर क्लामाइडोमोनास ये सब आ गए, और किंगडम मोनेरा में पैरामीशियम अमीबा आ गया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक्स को अलग बांट दिया गया और मोनेरा को अलग कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेन्स व्हेन
इन अर्लियर कैरेक्टर्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। बाद में क्या किया गया, पहले जो जीव थे उसे अलग अलग क्लासीफाई किया गया। दिस हैपेन टू द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। यही कारण है कि क्लासिफिकेशन हुआ। देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कभी किसी चीज़ में गलती हो तो बदलाव करना जरूरी है। तो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारे गलती थे, जिस कारण से आगे जाके उसमें कुछ चेंजिंग किए गए और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का खोज हुआ। ठीक है। द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड, इसमें क्या हुआ कि बाद में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी यूज़ करके, मतलब कि ये जो होता है ना, ये क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी समझने में आसानी हो गई। मतलब कि किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके माता पिता कैसे थे, इसके बारे में भी समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानने के लिए कि आप वो जीव कहाँ से आया है, नहीं आया है। ठीक है। Over a time, not only morphological, physiological, reproductive and the phylogenetic is based on the evolutionary relationship। सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली देखकर या रिप्रोडक्टिवली देखकर किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बल्कि उसके फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को देखना भी जरूरी है, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड करता है। मतलब कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को भी का भी यूज़ करना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, Protista, fungi of Whitaker of the classification. The kingdoms and Plantae and the Animalia commonly refers to as a plant and Animalia kingdom respectively. Delete। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ ना कि किंगडम जो थे प्लांट एंड एनिमेलिया रिफर्स एज अ एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली एंड विल डील सेपरेटली इन द चैप्टर 3 and 4। बाद में क्या किया गया कि एनिमल किंगडम और ये प्लांट किंगडम को हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे 3 and 4 में। ठीक है ना। 3 and 4 चैप्टर में हम लोग सेपरेट करके अलग अलग करके प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब क्या आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रुप है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, सेलुलर होता है और भी बहुत सारे। अब किंगडम मोनेरा जो है बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको जितने भी जो छोटे मोटे अमीबा, पैरामीशियम हो गए, ये सब हो गया। अब ये जो मोनेरंस है, चूँकि बैक्टीरिया है तो ये मोनेरंस कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये काफ़ी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एरिया में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बोल रहा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा क्या है, सोल मेंबर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बोल रहा है दे आर ऑलमोस्ट एम्ब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड द हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड द डीप ओशन वेयर अ फ्यू ऑर्गेनिज्म लाइफ कैन सर्वाइव and the many of the them life in or other organism as the parasitic। देखो कह रहा है कि मोनेरा जो होता है वो बैक्टीरिया का सोल मेंबर है, और तो मोनेरा जो है वो कहीं भी पाया जा सकता है। मतलब मोनेरा क्या एक बैक्टीरिया है, कीड़ा मकोड़ा है, जो कि एक कोशिकीय जीवों में आता है। एक किसी के जीव जो होते हैं ना वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि डीप ओशन में, डेजर्ट में, स्नो में, ओशंस में, कहीं भी जहाँ भी लाइफ पॉसिबिलिटी है वहाँ मोनेरियंस आ ही जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब मैनी ऑफ देम, इसमें बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया ग्रुप थे। देखो बैक्टीरिया जो है उसकी शेप साइज को देखते हुए बैक्टीरिया को कुछ अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं। इसमें आपका पहला हो गया, देखो बैक्टीरिया के जो शेप को देखते हुए, शेप साइज को देखते हुए बैक्टीरिया का कुछ बैक्टीरिया जो थे ना, बैक्टीरिया उसको शेप साइज को देखते हुए उसे 3 मतलब कि कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे पहला हो गया आपका स्फेरिकल शेप, दूसरा हो गया रॉड शेप, उसके बाद होगा क्या आपका कॉमा शेप, उसके बाद आपका हो गया स्पाइरल शेप। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें आपका दे रखा है कि स्फेरिकल शेप मतलब कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरलियम। कोकस मतलब गोल होगा, बैसिलस मतलब रॉड जैसा होगा, विब्रियम मतलब कॉमा जैसा होगा, स्पाइरलियम मतलब स्पाइरल शेप का मतलब एक रस्सी की तरह होगा, ये मुड़ा उड़ा टाइप का। ठीक है, ये आपका शेप रहा कोकाई, बैसिलस। बैसिलस में स्पोर आता है, स्पाइरिला, फ्लैजेला, विब्रियो। ठीक है, स्पाइरलियम में बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं, याद रखना। ओके,
बोल रहा है आगे जाके, थॉट द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। लेकिन बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। देखो उसका स्ट्रक्चर सिंपल कैसे, क्योंकि वो एक कोशिकीय है। अब उसका काम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसको एक कोशिकीय में सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक कोशिका होकर पूरे काम कर रहा है तो हार्ड तो होगा ना, इस कारण से उसके काम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो उसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है कंपेयर टू अदर। देखा जाए तो बाकी जीव के अकॉर्डिंग में इसका शेप जो है वो सिंपल है और इसका काम जो कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड सो एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के बीच में डाइवर्सिटी को शो करता है, ठीक है। हाँ, इसमें बोल रहा है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक, दे आर सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब कुछ हमारे जीव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज करके यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीजन CO2 लेके, हवा लेके और पानी लेके, क्लोरोफिल लेके, सनलाइट लेके अपने खाना को फोटोसिंथेसिस के दौरान पे खाना बना सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है द वास्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है ना वो हेट्रोटॉपिक है, मतलब खाने के लिए वो किसी और जीव के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जबकि क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक को यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, सेल वॉल नॉट मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन लाइक यू बैक्टीरिया एंड देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ द कैप्सूल पॉलीसैकेराइड एंड द कॉम्प्लेक्स पेप्टिड। मतलब याद रखना कि जो मोनेरन्स जो होते हैं ना उसके जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसैकेराइड्स के मिलने से बनता है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। ओके, अब आता है आर्की बैक्टीरिया। देखो मोनेरन्स का ही पार्ट है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। मोनेरन्स जो है ना, उससे आगे जाके दो पार्ट में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और एक और ग्रुप था जिसका नाम था बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तीन में हमने बैक्टीरिया तो पढ़ लिया। बैक्टीरिया मोनेरा का ही पार्ट है। अब हमको पढ़ना है सिर्फ आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले धरती पे आया था और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया पाया जाता है, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे जीव का रहना असंभव हो वहाँ पर भी आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, घटिया से घटिया, जहाँ पे जिंदा इंसान रहे, कोई भी जीव जिंदा ना रह सके वहाँ पर भी आर्की बैक्टीरिया जिंदा रह लेता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते टॉपिक। अब आर्की बैक्टीरिया क्या कह रहा है, देखो कह रहा है दिस बैक्टीरिया आर स्पेशलाइज्ड, दे कैन लिव ऑन द सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिtat such as extreme salty like halophiles, strong hot spring, thermoacidophile, marsiaria, methanogen। मतलब जो ये आपकी जो आर्की बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, मतलब उनका जो बनावट होता है वो इस तरह बना होता है कि वो कहीं पर भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया, देखो साल्टी एरिया, नमक एरिया, जैसे किसी भी जीव को नमक के अंदर बंद कर दोगे ना तो वो गल के मर जाता है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है वो वहाँ भी जिंदा रह लेते हैं। तो वैसे आर्की बैक्टीरिया जो कि नमकीन एरिया पर भी जिंदा रह ले, उसे हम लोग याद रखना हेलोफाइल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रहे, ठीक है। हाँ, इसी को नोट कर लो। वैसा आर्की बैक्टीरिया जो नमकीन जगह पे यानी नमक वाले जगह पे भी जिंदा रह ले उसे बोलते हैं हेलोफाइल्स। और कुछ जीव ऐसे हो जहाँ का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री है, बहुत गर्मी है, जहाँ पे जीव का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, वहाँ पर भी एक जीव जिंदा रहता है, वो है थर्मोएसिडोफाइल। तो वैसा आर्की बैक्टीरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म से गर्म इलाका में रहता हो उसे बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, ओके। और वैसा आर्की बैक्टीरिया जो कि गोबर में पाया जाता हो, ठीक है ना, गोबर में एक कीड़ा पाया जाता है जिसको लोग मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन में पाया जाए यानी कि गाय के गोबर में पाया जाए उसे हम लोग मिथेनोजेंस कहते हैं, ठीक है। हाँ, जो कि कीचड़ वाले इलाका में पाया जाता है। मार्शी एरिया मतलब होता है कीचड़ वाला इलाका, कोई दिक्कत। अब बोल रहे हैं आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया
आर्की बैक्टीरिया जो होता है बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि उसका सेल वॉल और इसका फीचर जो होता है वो सर्वाइवल और काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब कि जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना, इसका फीचर सबसे अलग होता है, क्योंकि ये कहीं पर भी जिंदा रह सकता है। इसका सेल वॉल काफ़ी एक्सट्रीम होता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। इस कारण इसका सेल वॉल वैरी कर सकता है, मतलब कहीं कहीं पे वैरी करता रहता है, ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल। तो मिथेनोजेन जो होता है वो जानवरों के रूमिनेंट्स या गट में पाया जाता है, जैसे गाय हो गए, बफेलो हो गए, इनके गट्स में क्या पाया जाता है, मिथेनोजेन, ठीक है ना। हाँ, और इनका जो गोबर होता है, गाय का गोबर, उसको हम लोग मीथेन गैस की तरह या बायोगैस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब गोबर का यूज़ करके बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ ना, जब एनिमल आए तो उसका यूज़ करके, उसका गोबर का यूज़ करके लोग जो थे, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो बायोगैस से बहुत सारे काम किए जाते थे, बट बायोगैस थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है, जिस कारण से हर जगह बायोगैस यूज़ करना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि बायोगैस कभी ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग गैस की जगह बायोगैस यूज़ नहीं करते। ओके, तो आर्की बैक्टीरिया का बात समझ गया। अब कह रहा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है, देखो समझो। यू बैक्टीरिया जो होता है, वैसा यू बैक्टीरिया को लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये इसका जो लाइफ होता है वो आर्की बैक्टीरिया से थोड़ा कम होता है, मतलब कि ये उतने एक्सट्रीम एरिया में पाए नहीं जाते, बट आर्की बैक्टीरिया काफ़ी हद से ज़्यादा घटिया जगह पे, यानी कि जहाँ पर मौत भी होता नहीं है, किसी मौत का साया हो, वहाँ भी जिंदा रह लगता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, अब आता है यू बैक्टीरिया। देखो क्या क्या है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और ये थोड़ा सा उससे थोड़ा छोटा होता है। देखो कहा रहा है देयर आर थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब कि वही बात है कि जितने भी हज़ारों बैक्टीरिया है उन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर सेल पाए जाते हैं उसे यू बैक्टीरिया ही कहते हैं। आपको याद है कि नहीं याद है, भूल गए क्या। जिस जीव में न्यूक्लियस हो उसे यू बैक्टीरिया कहेंगे। न्यूक्लियस होगा तो सेल वॉल में ही होगा ना, ठीक है ना। हाँ, न्यूक्लियस का सेल में, और सेल क्या सेल वॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि उसका सेल वॉल, और वो काफ़ी मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला होता है। तो पहली बात, फ्लैजेला क्यों होता है, फ्लैजेला मतलब उसके अंदर साइड से डंडी टाइप कुछ निकला होता है, जो कि उसको चलने फिरने में हेल्प करता है, जिस कारण से वो मूव कर पाता है। मोटाइल मतलब चल पाता है, ठीक है, मूव कर पाता है। बाद में आया द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू अ ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहे, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकता है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ग्रीन प्लांट के जैसा होता है। यही कारण है कि साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होता है और ये अपना खाना खुद बना पाता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वैसा प्रोसेस जहाँ पे प्लांट अपना खाना खुद बनाए, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर वो कभी कभी क्या होते हैं ना कि अगर साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में होते हैं तो उसे हम लोग कॉलोनियल कहते हैं या फिलामेंटस कहते हैं, ठीक है ना। और वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाए जाते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीड। और इसका जो कॉलोनियल होता है वो जिलेटिनस सीड से ढका होता है, मतलब कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना कुछ इस टाइप का है, इसके जो कई कई पार्ट जो होते हैं वो जिलेटिनस सीड से बाहर कवर्ड है, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत, ओके। हाँ, अब जिलेटिनस का हो या म्यूसिजिलेटस का हो, बात वही है, ये ऊपर का लेयर जो है उसे किसी भी आउटर एटमोसफियर से बचाता है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें आगे, दे ऑफन ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। ये गंदे पानी में भी ब्लूम्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। द सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। और इसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टक, एनाबीना, ठीक है। ये सब जो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइज करके उसका यूज़ करते हैं। और उसमें करते क्या है, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट या अमोनिया को रिलीज करते हुए एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड दे प्ले द ग्रेट रोल ऑफ द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इनटू द
आयरन एंड सल्फर, आयरन सल्फर, ये क्या करते हैं कि आयरन सल्फर नाइट्रोजन का यूज़ करके अपना रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कर लेते हैं, मतलब कि उससे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोल रहा है हेट्रोबैक्टीरिया क्या होता है। देखो वैसा बैक्टीरिया जो खाने के लिए किसी जगह को डिपेंड है उसे बोलते हैं हेट्रोबैक्टीरिया। अब पहली बात ये रहा है कि धरती पर मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोबैक्टीरिया ही है, क्योंकि वो खुद से अपना खाना बना नहीं सकते, वो किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हेट्रोबैक्टीरिया आर द ऑलमोस्ट एब्यूंडेंट इन द नेचर, मतलब बोल रहा है कि हमारे नेचर में हेट्रोबैक्टीरिया जो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सारे के सारे जो हेट्रोबैक्टीरिया होते हैं उसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, मतलब वो सड़े गले पदार्थ को डिकम्पोज मतलब ख़त्म करने का काम करते हैं। तुम केला का छिलका फेंकते हो ना, केला का छिलका, तो केला का छिलका वो सड़ा गला के कौन खाता है? तो कीड़ा खाता है। ठीक है, हाँ, और ये हमारे नेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। ओके, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैन द ह्यूमन्स अफेयर, और हम इन सभी में ह्यूमन्स, देखो अगर डिकम्पोजर को कम कर दिया जाए तो हमारी धरती में बहुत सारे इफेक्ट दिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कीड़ा ना हो ना तो बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, जैसे कि मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा, दूध से दही नहीं बन पाएगा, एंटीबायोटिक नहीं बन पाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और भी बहुत सारे प्रोसेस होगा जो कि पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएंगे, और फाइनली हम लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। ओके, समझे भाई?